सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 15 नीलकंठ पाठ 15 है हमारा नीलकंठ के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी जो लेखिका हैं वो है महादेवी वर्मा, इसकी लेखिका हैं। इस पाठ का हम पहले संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। इसका परिचय इस प्रकार है नीलकंठ का कि इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने अपने पालतू जीवों के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण किया है। लेखिका की पालतू जीवों के प्रति गहरी आत्मीयता थी। हर प्राणी उनके लिए परिवार के सदस्य के समान था। उन्होंने इनके लिए एक जाली घर बनवा रखा था। मोर के बच्चों को वह मुँह मांगे पैसे देकर लाई थी। टूटे पंजे वाली मोरनी के जो उसका पंजा टूट गया था, उस मोरनी को देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया था। उसे भी खरीद कर लाई और उसका उपचार किया। राधा और नीलकंठ उनको बहुत प्रिय थे। नीलकंठ के शव को अपनी शाल में लपेटकर संगम पर प्रवाहित करने के दृश्य के वर्णन में लेखिका की संवेदनाओं की पराकाष्ठा पशु पक्षियों के प्रति प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस पाठ में लेखिका जो है वो अपने पालतू जीवों के प्रति प्रेम का उसने प्रकटीकरण किया है कि उनको जीवों से बहुत ही प्रेम था। और मोर के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें मुँह मांगे कि जिस खरीदने वाले से जितने भी पैसे उसने मांगे वो मुँह मांगे पैसे उसे देकर खरीद कर लेकर आ गई थी। और टूटे जो पंजे वाली जो मोरनी थी उसको देखकर उनका हृदय भी द्रवित हो गया था। उन्होंने उसे भी खरीद लिया और उसे खरीद कर जो उसका उन्होंने उपचार भी किया था। इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में से वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूमकर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभापदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है कि कुतूहल यानी कि आश्चर्य। कुतूहल का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। स्वाभाविक यानी कि जो होना चाहिए वो स्वाभाविक होता है। लक्का यानी कबूतरों की एक जाति है। लक्का क्या है? कबूतरों की एक अनेक प्रकार की जातियाँ होती है कबूतरों की भी, तो उसमें से एक लक्का नाम की भी एक कबूतरों की जाति है। रागिनी यानी संगीत। रागिनी का अर्थ होता है संगीत, है ना। अलापने यानी कि गाने। और गंभीर भाव यानी गहराई से। परीक्षण यानी पहचान। और भूचाल यानी भूकंप या किसी प्रकार की हलचल। तो अब हम इसका संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। इसका संदर्भ प्रसंग इस प्रकार है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के नीलकंठ नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। लेखिका ने मोर के बच्चों को अन्य पक्षियों के साथ रखने पर उनके चिड़ियाघर के पक्षियों की हलचल का वर्णन किया है। इसका संदर्भ क्या है कि यह गद्यांश जो दिया गया है इसमें वो हमारे वसंत के नीलकंठ नामक पाठ से लिया गया है। और वहाँ महादेवी वर्मा को ने इसकी लेखिका। और इसका प्रसंग इस प्रकार है कि लेखिका ने मोर के बच्चों को अन्य पक्षियों के साथ रखने पर चिड़ियाघर के पक्षियों में हलचल का
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उन पक्षियों के बीच में जिस प्रकार से मोर के बच्चों को रखा तो पक्षी अनेक पक्षी थे तो वो हलचल करने लगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि नए आने वाले मोर के बच्चों ने पहले से रहने वाले पक्षियों में जिज्ञासा और आनंद का भाव जगाया। क्या किया कि नए जो आने वाले मोर के बच्चे थे तो पहले से जो पक्षी चिड़ियाघर के अंतर्गत वहाँ पे उनके जो घर में चिड़ियाघर बना हुआ था तो उसमें जो पक्षी पहले से रह रहे थे तो उन पक्षियों में जिज्ञासा यानी कि ये नए कौन हैं तो उनमें आनंद का भाव जाग गया उन्होंने, है ना, कि जैसे नई वधू के आने पर घर जैसा परिवार में स्वाभाविक वातावरण होता है। हमारे घर में जब कोई नई बहू आती है, नई भाभी आती है, हमारी नई दुल्हन आती है तो हम उत्साहित हो जाते हैं, उनके आने पर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। परिवार में स्वभाव और ये परिवार में स्वाभाविक है ऐसा कि जब हमारे परिवार में कोई नई बहू आती है तो हम सब खुश हो जाते हैं। उनके आने से हमें जिज्ञासा होती है कि हम वो कैसी हैं, क्या बात करती हैं, कैसे बोलती हैं, कैसे रहती हैं, हमें उनके हर चीज़ बारे में जानने की इच्छुक रहते हैं। उसी प्रकार से जब मोर के बच्चे आए तो पहले जो पक्षी वहाँ रह रहे थे चिड़ियाघर में उन पक्षियों में भी जिज्ञासा और आनंद का भाव जाग गया। लक्का कबूतर ने नाचना छोड़ दिया और मोर के बच्चों के चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करते हुए अपना गाना गाने लगा। जो लक्का कबूतर, मैंने एक बताया था आपको अभी कि लक्का का अर्थ होता है एक प्रकार की जाति, कबूतरों की एक जाति होती है लक्का। तो लक्का जाति के जो कबूतर थे उन्होंने अपने आप नाचना छोड़ दिया और मोर के जो बच्चे थे छोटे छोटे उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू गाना गाने लगे वो। और बड़े खरगोश जो थे वो बड़े खरगोश सभ्य सदस्य के रूप में उनके साथ बैठकर बारीकी से अवलोकन करने लगे। जो बड़े बड़े खरगोश जो थे वो क्या करने लगे कि सभ्य घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो देखते ना कि नई बहू आई है तो सभ्य तरीके से कि कैसे काम चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसका स्वागत कैसे हो रहा है, या वो कैसे आई है, कैसे रहती है, क्या करती है। तो बड़े जो होते हैं उस प्रकार से किसी चीज़ का बारीकी से अवलोकन करते हैं। उसी प्रकार से बड़े खरगोश भी सभ्य सदस्य के रूप में उनके साथ बैठकर उनका बारीकी से अवलोकन करने लगे। खरगोश के छोटे छोटे बच्चे ऊन की गेंद की तरह उनके चारों ओर उछल कूद करने लगे। तोते भी भली भांति निरीक्षण करने लगे। सभी पक्षी उन्हें देख रहे थे। मोर के बच्चों को उन्होंने एक आंख बंद कर रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो चिड़ियाघर में भूकंप आ गया हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी कि मानो जैसे कोई चिड़ियाघर में भूकंप आ गया हो, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें को बंद कर रखी थी। भूकंप के आने से हलचल बढ़ जाती है, उसी तरह आज विशेष हलचल थी। अगला पैराग्राफ है हमारा कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि जब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी यानी कि जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता हुआ जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता है। किसी ने कुछ गड़बड़ की है और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि संरक्षण, इसका अर्थ होता है देख रेख करने वाला, एकत्र यानी इकट्ठा, चंचू प्रहार यानी कि चोंच मारना और दंड यानी सजा। तो इसका संदर्भ और प्रसंग हम देखेंगे कि संदर्भ प्रसंग इस प्रकार से दिया गया है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के नीलकंठ नामक पाठ से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। लेखिका ने यहाँ नीलकंठ द्वारा स्वयं ही संभाली जाने वाली जिम्मेदारियों का उल्लेख किया है। नीलकंठ जो मोर हैं उनके द्वारा स्वयं ने संभाल ली है, जो जिम्मेदारियाँ दी गई है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार से वो संभाल रखी है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि लेखिका कहती है कि यह बात मुझे पता नहीं कि नीलकंठ ने
चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं की देखरेख और रक्षा के लिए अपने को सेनापति और संरक्षक कब बना लिया। क्या कहती है लेखिका, उन्हें ये बात का पता ही नहीं चला कि नीलकंठ, जो दोनों मोर आए हुए थे, मोर के बच्चे जो मोर थे, वो उन्होंने स्वयं को अपने चिड़ियाघर का निवासी उन्होंने समझ लिया था और उस चिड़ियाघर के जो निवासी थे, जो जीव जंतु थे, उनकी देख रेख करना, उनकी रक्षा के लिए स्वयं को किसको, अपने आप को स्वयं उन्होंने, जो मोर थे, नीलकंठ थे, उन्होंने अपने आप को, एक ने अपने आप को सेनापति और दूसरे ने संरक्षक उन्होंने कब बना लिया। वास्तव में यह तो उसके व्यक्तित्व की विशेषता है कि वह जिम्मेदारी समझने लगा था, है ना। प्रातः काल ही वह खरगोश, कबूतर आदि सभी को एकत्र करके दाना चुगाने के लिए ले जाता। इतना ही नहीं तो सजग होकर घूम घूम कर सभी की देखरेख करता कि कोई उन्हें सताए न। अगर कोई भी अनुशासनहीनता करता तो नीलकंठ क्या करता, अपनी चोंच की मार से ठीक करने के लिए दौड़ लगाता। उसकी जिम्मेदारी का भाव सभी को प्रेरित करता है। किसकी जिम्मेदारी का? नीलकंठ की जिम्मेदारी का भाव सभी को प्रेरित करता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में, मेघ यानी बादल, है ना, तो बादलों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे, दाहिने बाहिने क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। इसके हम पहले कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि हिंसक मात्र यानी कि केवल लड़ाकू, श्रेणी यानी कि वर्ग या बराबरी, किस श्रेणी में आते हैं, यानी किस, ये अपने वर्ग के हैं या अपने बराबरी के हैं। क्रूर कर्म यानी कि निर्दयतापूर्ण कार्य, मानवीकरण मनुष्य जैसा हो जाना, मंडलाकार यानी कि गोल रूप वाला, सहजता यानी कि साथ साथ उत्पन्न, लयताल नियमित क्रम, अलक्ष्य यानी कि अदृश्य या अज्ञात, सम तो संगीत में लय ताल का विराम। सम का अर्थ क्या होता है कि संगीत में जो लय ताल है उसका विराम, वो सम का अर्थ होता है। इसका संदर्भ है, संदर्भ प्रसंग में हम देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के नीलकंठ नामक पाठ से लिया गया है और इसकी लेखिका जो है वो महादेवी वर्मा है। प्रसंग इस प्रकार है कि लेखिका ने यहाँ नीलकंठ के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। काय पर प्रकाश डाला है लेखिका ने? नीलकंठ जो मोर हैं उनकी व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डालते हुए कहा है। लेखिका व्याख्या है इसकी कि लेखिका कहती है कि मोर कला प्रेमी बहादुर पक्षी है, हिंसक मात्र कदापि नहीं। हिंसक पक्षी कौन है? बाज, चील। तो इन हिंसक पक्षी बाज और चील की श्रेणी में उसे नहीं रखा गया है, क्योंकि बाज और चील जैसे पक्षियों का जीवन क्रूरता से भरा हुआ है। बाज और चील जैसे पक्षियों का जीवन कैसे भरा हुआ है? क्रूरता से भरा हुआ है। नीलकंठ में उसकी जातीय विशेषताएं थी। नीलकंठ जो है उसमें क्या विशेषताएं थी? उनकी जातीय विशेषता थी कि उनका मानवीकरण भी हो गया था। बादलों की सांवली छाया में, बादलों की सांवली छाया कैसे? जब बारिश के समय में बादलों की सांवली छाया हो जाती है, यानी कि शाम का समय जब होता है वर्षा ऋतु के समय, सावन के महीने में,
तो उस समय इंद्रधनुषी अपने पंखों को गोलाकार बनाकर जब नृत्य करता था, तब उस नृत्य में एक स्वाभाविक लय ताल रहती थी। क्या स्वाभाविक लय ताल रहती थी कि जब वो कोई नृत्य कर रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सर ताल रहने लग जाती थी उसमें। नीलकंठ नृत्य करते समय आगे पीछे कभी दाईं तो कभी बाईं ओर क्रमशः घूम घूम कर अज्ञात दर्शन हेतु या उसे रिझाने हेतु मानो ठहर जाता था। ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ है। इस पाठ के सभी शब्दार्थ भी हमने पूर्ण कर लिए हैं, पाठ भी हमने पढ़ा है। तो नीलकंठ पाठ आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।